Welcome everyone. Myself Mukesh Vyas, Associate Professor, Department of Physics, Government Mira Girls College, Udaipur. This video is for BSc second year physics students, and this one is paper 3rd electronics. Here we are going to discuss about applications of operational amplifier, यानी जो संक्रियात्मक प्रवर्धक होते हैं उनके क्या अनुप्रयोग हैं। कुछ अनुप्रयोग हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, अब जो शेष अनुप्रयोग है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। एप्लीकेशंस ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर, यूनिटी गेन बफर, इकाई लब्धि बफर। ये सर्किट डायग्राम है, इसका परिपथ आरेख। द सर्किट डायग्राम ऑफ यूनिटी गेन बफर इज शॉन इन फिगर। इफ वी टेक ZF इक्वल टू 0 एंड Z1 इक्वल टू इनफाइनाइट इन द सर्किट ऑफ नॉन इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर, यानी जो नॉन इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, अप्रतिलोमी संक्रियात्मक प्रवर्धक, जिसमें इनपुट जो सेकंड नंबर का टर्मिनल है, पॉजिटिव टर्मिनल उसमें देते हैं, और जो नेगेटिव टर्मिनल है उससे Z1 जुड़ा होता है, उसको तो इनफाइनाइट ले लें और ZF को 0 ले लें। तो इस स्थिति में क्या होगा? द वोल्टेज गेन ऑफ दिस सर्किट बिकम्स यूनिटी। तो उस स्थिति में जो वोल्टेज गेन होगा, वोल्टता लब्धि होगी, वो इकाई हो जाएगी। सिंस इनपुट रेजिस्टेंस एंड आउटपुट रेजिस्टेंस ऑफ OP-Amp आर वेरी लार्ज एंड वेरी स्मॉल रेस्पेक्टिवली, इसका इनपुट रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है और आउटपुट रेजिस्टेंस बहुत कम होता है। सो डेट सच टाइप ऑफ सर्किट इज यूज्ड फॉर द इम्पीडेंस मैचिंग ऑफ ए सोर्स ऑफ हाई इम्पीडेंस एंड अ लोड ऑफ वेरी स्मॉल इम्पीडेंस। यानी ये जो सर्किट है एक बफर की तरह काम करता है, जो कि एक सोर्स और लोड को आपस में कनेक्ट करने के काम आता है। सोर्स जिसका इनपुट रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि इसका इनपुट रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होता है, और लोड जिसका रेजिस्टेंस बहुत कम होगा, क्योंकि इसका आउटपुट रेजिस्टेंस भी बहुत कम होता है। तो एक सोर्स जिसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो और एक लोड जिसका रेजिस्टेंस बहुत कम हो, उसके बीच बफर के रूप में इसे काम में लेते हैं, और इसके द्वारा जो गेन प्राप्त होता है वो यूनिटी प्राप्त होता है। इसलिए जितना इनपुट वोल्टेज देते हैं उतना का उतना आउटपुट वोल्टेज प्राप्त होता है। सेकंड है एडर, योजक। ये इसका सर्किट डायग्राम दिखाया गया है। द सर्किट डायग्राम ऑफ एडर इज शॉन इन फिगर। फ्रॉम दिस सर्किट, इस परिपथ से वन कैन गेट द आउटपुट वोल्टेज एज द सम ऑफ डिफरेंट इनपुट वोल्टेजेस विद देयर वेटिंग फैक्टर्स। यानी हम इसमें जो आउटपुट वोल्टेज प्राप्त करेंगे वो जो अलग अलग इनपुट वोल्टेज है, निवेशी वोल्टताएं, उनके भारण गुणांक के साथ उनके योग के रूप में प्राप्त करेंगे। Since the input impedance of OP-Amp is very large, so almost no current flows between the two input terminals of OP-Amp. यानी इन 1 और 2 टर्मिनल के बीच कोई करंट फ्लो नहीं होता। जो करंट यहाँ आता है वो सारा इधर वापस प्रवाहित होता है, यानी I1 और I2 लगभग बराबर होंगे। और I1 जो होगा वो अलग अलग रेजिस्टेंस से जो करंट फ्लो हो रहा है, इससे A, IB, IC और लास्ट वाले से IN, तो उन सबके सम के बराबर होगा। ऑल्सो द इनपुट वोल्टेज बिटवीन टर्मिनल्स 1 एंड 2 इज एक्सट्रीमली स्मॉल। 1 और 2 के बीच जो वोल्टेज होता है वो एक्सट्रीमली स्मॉल होता है, बहुत कम होता है, अत्यंत लघु होता है। सो द टर्मिनल 1 कैन बी कंसिडर्ड एज वर्चुअली ग्राउंडेड। इसलिए G जो है वो एक्चुअली ग्राउंडेड नहीं है, भू संपर्कित नहीं है, लेकिन इसमें वोल्टेज इसके बीच लगभग 0 है, इसलिए माना जा सकता है कि ये भी ग्राउंडेड है, यानी आभासी रूप से भू संपर्कित है। तो चित्र से हम देखते हैं IA इजिकल टू VA अपॉन RA, IB इजिकल टू VB अपॉन RB एंड IN इजिकल टू VN अपॉन RN। इसी तरह I2 हो जाएगा माइनस V0 अपॉन RF। तो I1 सब धाराओं के योग के बराबर हो जाएगा। IA, IB, IN के मान रख देंगे, तो I1 और I2 को बराबर कर दें, ये और दोनों बराबर हो गए। फिर V0 का मान ये आ जाएगा, RF को अंदर ले लें तो V0 का मान ये होगा, जो शुरू में हमने डेफिनेशन बताई थी। जो भी वोल्टताएं हम इनपुट में दे रहे हैं उनके भारण गुणांक के साथ, वेटिंग फैक्टर के साथ उनके सम के
बराबर होता है। यदि सारे रेजिस्टेंस बराबर है और RF के बराबर है तो क्या होगा, ये सारे रेजिस्टेंस कैंसिल हो जाएंगे और VO का मान माइनस और इन सब के योग के बराबर होगा। Thus the output voltage is numerically equal to the sum of all the input voltages and hence this circuit is known as adder। जो आउटपुट वोल्टेज होगा वो आंकिक रूप से सभी निवेशी वोल्टताओं के योग के बराबर होगा, अतः इस परिपथ को योजक कहते हैं। इफ देयर आर n इनपुट वोल्टेजेस, अगर n निवेशी वोल्टताएं हैं और सभी रेजिस्टेंस बराबर है और वो सभी रेजिस्टेंस जो इनपुट में हमने जोड़े हैं वो n RF के बराबर है, तो V0 ये हो जाएगा, यानी इनके एवरेज के बराबर होगा। In this case, the output voltage of the circuit will be equal to the average value of all the input voltages। यानी हम अलग अलग वोल्टेज का एवरेज भी इससे ज्ञात कर सकते हैं। दूसरी अगली एप्लीकेशन है सबट्रैक्टर, व्यवकलित्र यानी घटाना। If two voltages are applied at the two input terminals of the circuit of OP-amp, यानी एक नेगेटिव टर्मिनल में एक वोल्टेज दें, पॉजिटिव टर्मिनल में दूसरा वोल्टेज दें, then the voltage obtained at the output terminal of the circuit, तो उस परिपथ के निर्गत टर्मिनल पर जो वोल्टता प्राप्त होगी that will be proportional to the difference of input voltages, यानी जो निवेशी वोल्टताएं हम नेगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल पर दे रहे हैं उसमें उनके अंतर के प्रोपोर्शनल होगी, समानुपाती होगी। Thus the circuit can be used as a subtractor। तो इस तरह के परिपथ को हम व्यवकलित के रूप में काम में ले सकते हैं। तो ये इसका सर्किट डायग्राम दिखाया गया है। नेगेटिव टर्मिनल में रेजिस्टेंस के साथ एक वोल्टेज सोर्स को जोड़ दिया, इसी तरह पॉजिटिव टर्मिनल में भी एक रेजिस्टेंस के साथ एक दूसरे वोल्टेज सोर्स को जोड़ दिया। Let two input voltages V1 and V2 be applied at the inverting and non-inverting terminals of an OP-amp through equal resistance R1। R1 से हम रेजिस्टेंस ले लिया। इन फीडबैक पाथ, ये जो फीडबैक पाथ है पुनर्निवेशी पाथ, द वैल्यू ऑफ इम्पीडेंस ZF इज इक्वल टू RF लिया है, इज टेकन वेरी लार्ज, उसका मान बहुत ज्यादा ले रहे हैं, इन कंपेरिजन टू Z1 इक्वल टू R1, यानी Z1 की जगह हमने R1 लिया है तो RF का मान R1 की तुलना में बहुत ज्यादा है। सो दैट द वैल्यू ऑफ गेन इन इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग मोड विल बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड, क्योंकि इन्वर्टिंग में गेन होता है ZF अपॉन Z1 माइनस में, तो ZF की जगह RF है, Z1 की जगह R1 है, तो वो हो जाएगा माइनस RF अपॉन R1। और नॉन इन्वर्टिंग में वोल्टेज देते हैं तो वो गेन होता है 1 प्लस ZF अपॉन Z1, तो यहाँ होगा 1 प्लस RF अपॉन R1, और RF का मान R1 से बहुत ज़्यादा होगा तो 1 को नेग्लेक्ट कर देंगे तो वह भी RF अपॉन R1 होगा, यानी दोनों में ही जो गेन का जो मैग्नीट्यूड होगा वो RF अपॉन R1 होगा। इफ V01 इज द आउटपुट वोल्टेज ड्यू टू इनपुट वोल्टेज V1 एट इन्वर्टिंग टर्मिनल एंड V02 इज द आउटपुट वोल्टेज ड्यू टू इनपुट वोल्टेज V2 एट नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल, यानी जो वोल्टेज V1 यहाँ दे रहे हैं उसके कारण जो आउटपुट वोल्टेज है VO1 है, और जो इनपुट वोल्टेज V2 यहाँ दे रहे हैं उसके कारण आउटपुट वोल्टेज VO2 है। देन रिजल्टेंट आउटपुट वोल्टेज विल बी, तो जो परिणामी निर्गत वोल्टता है वो क्या होगी, V0 इज इक्वल टू V01 प्लस V02, दोनों के मान रख दो तो V0 इज इक्वल टू ये हो जाएगा। तो इस तरह V2 माइनस V1, तो व्यवकलित्र के रूप में, सबट्रैक्टर के रूप में इसको काम में ले सकते हैं। अगली एप्लीकेशन है इंटीग्रेटर, समाकलक। इफ फीडबैक इम्पीडेंस ZF इज रिप्लेस्ड बाय ए कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C of the circuit of inverting operational amplifier, then the output voltage obtained is proportional to the integral of input voltage with respect to time। यानी इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर लेंगे हम प्रतिलोमी संक्रियात्मक प्रवर्धक, उसमें जो फीडबैक इम्पीडेंस है ZF उसकी जगह एक कैपेसिटर ले आएंगे संधारित्र जिसकी धारिता C है। तो इस स्थिति में जो आउटपुट वोल्टेज प्राप्त होगा, निर्गत वोल्टता प्राप्त होगी, वह निवेशी वोल्टता के समय के सापेक्ष समाकलन के अनुक्रमानुपाती होगी।
सच ए सर्किट इज नॉन एज एन इंटीग्रेटर। ऐसा परिपथ क्या कहलाएगा? समाकलक कहलाएगा। तो ये समाकलक का सर्किट डायग्राम है। परिपथ आरेख के ZF की जगह C आ गया और इनपुट वोल्टेज हमने 1 नंबर का जो टर्मिनल है वहां पर दिया है थ्रू रेजिस्टेंस R। अब एज द इनपुट इम्पिडेंस ऑफ OP-AMP इज वेरी लार्ज, इसका इनपुट इम्पिडेंस बहुत ज़्यादा होता है। द पॉइंट G कैन बी कंसिडर्ड एज वर्चुअली ग्राउंडेड, और पॉइंट G को वर्चुअली ग्राउंडेड माना जा सकता है क्योंकि इसके बीच वोल्टेज लगभग 0 होता है, तो G को ग्राउंडेड मान सकते हैं। देयरफॉर द करंट फ्लोइंग थ्रू रेजिस्टेंस R एट एनी टाइम t इज, तो R में से जो करंट फ्लो होगा, ये वोल्टेज है Vi और यहाँ का वोल्टेज है 0, तो Vi माइनस 0 अपॉन R, तो I1 इजिकल टू VIT अपॉन R हो जाएगा। दिस करंट विल बी इक्वल टू दी करंट I2, ये I1 I2 के बराबर होगा क्योंकि ये रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, तो ये करंट यहां न जाकर ऊपर की ओर जाएगा। फ्लोइंग थ्रू दी कैपेसिटर C, यानी जो I2 करंट C में से प्रवाहित हो रहा है उसके करंट के बराबर होगा, बिकॉज द इनपुट इम्पिडेंस ऑफ OP-AMP इज वेरी लार्ज। I2 किसके बराबर हो जाएगा? dq बाई dt, और Q और V में क्या संबंध होगा? यहां हम देखें, यहां वोल्टेज 0 है और यहां वोल्टेज V0 है, तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो 0 माइनस V0t हो जाएगा। तो 0 माइनस V0t इजिकल टू हो जाएगा Q अपॉन C, तो माइनस उधर ले जाएंगे तो V0t इजिकल टू Q अपॉन C, तो Q इजिकल टू हो जाएगा C V0, माइनस है तो माइनस साइन भी आ जाएगा, तो Q की जगह यहाँ माइनस C V0 रख देंगे। C कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, तो d V0 अपॉन dt। तो I1 और I2 बराबर होंगे, तो दोनों बराबर कर दिए। अब dt इधर ले गए और दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दिया, समाकलन कर लिया, तो V0t इजिकल टू माइनस 1 अपॉन RC इंटीग्रल VIT dt। अब सर्किट में अगर R हम 1 मेगा ओम ले लें, C 1 माइक्रोफेरेड ले लें, तो टाइम पीरियड ऑफ द सर्किट, परिपथ का जो आवर्तकाल है, कालांक है, वो क्या हो जाएगा? RC इक्वल टू 1, माइक्रो यानी 10 टू द पावर माइनस 6, मेगा यानी 10 टू द पावर 6, तो इन दोनों का मल्टीपल 1 आ जाएगा। तो यहाँ RC इक्वल टू 1 रख दें, तो V0t इजिकल टू ये हो जाएगा। It is clear from equation 3 that the output voltage of integrator circuit is numerically equal to the integral of input voltage with respect to time। यानी आउटपुट वोल्टेज किसके बराबर है? जो इनपुट वोल्टेज है उसके इंटीग्रल के बराबर है। किसके सापेक्ष? समय के सापेक्ष समाकलन के बराबर है। अब अगली एप्लीकेशन है डिफरेंशिएटर, अवकलक। इसका परिपथ आरेख, सर्किट डायग्राम ये दिखाया गया है। इफ इन द सर्किट ऑफ इंटीग्रेटर, अगर इंटीग्रेटर का सर्किट लें, द रेजिस्टेंस R एंड कैपेसिटर C आर एक्सचेंज्ड, यानी जो रेजिस्टेंस और कैपेसिटर को आपस में बदल दें। इंटीग्रेटर में रेजिस्टेंस यहाँ था, कैपेसिटर यहाँ था, तो R को यहाँ से यहाँ लगा दिया, कैपेसिटर को यहाँ से यहाँ लगा दिया, तो द सर्किट बिकम्स डिफरेंशिएटर। तो ये परिपथ क्या बन जाएगा? अवकलक बन जाएगा। सिंस द पॉइंट G इज वर्चुअली ग्राउंडेड, G जो है वर्चुअली ग्राउंडेड है, द चार्ज ऑन कैपेसिटर C एट एनी टाइम इज गिवन बाय, तो कैपेसिटर C पर जो चार्ज होगा Q इजिकल टू होता है C VI वोल्टेज दे रहे हैं, एंड करंट फ्लोइंग थ्रू C वही I1 इजिकल टू dQ अपॉन dt, और Q का मान हो जाएगा C VI, क्योंकि वोल्टेज का जो डिफरेंस होगा ये वोल्टेज माइनस ये वोल्टेज, यहाँ का वोल्टेज है VI और यहाँ का वोल्टेज है 0, तो VI माइनस 0 इजिकल टू Q अपॉन C होगा, तो VI इजिकल टू Q अपॉन C, तो Q इजिकल टू C VI हो जाएगा। ऑल्सो द करंट फ्लोइंग थ्रू फीडबैक रेजिस्टेंस R, ये फीडबैक रेजिस्टेंस हो जाएगा, पुनर्निवेशी प्रतिरोध, उसमें से जो करंट फ्लो होगा यहाँ होगा 0 माइनस V0C, वोल्टेज जो होगा 0 माइनस V0T अपॉन R, तो 0 हट जाएगा तो माइनस V0T अपॉन R। सिंस द इनपुट इम्पिडेंस ऑफ OP-AMP इज वेरी लार्ज, इनपुट इम्पिडेंस जो होगा 1 और 2 के बीच बहुत ज़्यादा होगा, जो करंट यहाँ फ्लो होगा वो यहाँ न जाकर इसमें से जाएगा, R में से जाएगा,
तो I1 और I2 दोनों बराबर होंगे। तो I1 और I2 को बराबर कर दिया, तो माइनस आर इधर लेके गए तो V0t का मान ये आ गया। अब इसमें RC आ रहा है कालांक टाइम पीरियड, तो R इक्वल टू 1 मेगा ओम लें, C इक्वल टू 1 माइक्रोफेरेड लें, तो RC इक्वल टू 1 हो जाएगा। देयरफॉर आउटपुट वोल्टेज विल बी V0t इज इक्वल टू माइनस dVit अपॉन dt, यानी VI के t के सापेक्ष डिफरेंशिएशन के बराबर है। Thus the output voltage is numerically equal to the differential of input voltage with respect to time। तो निर्गत वोल्टता क्या होगी? जो निवेशी वोल्टता है उसके समय के सापेक्ष अवकलन के बराबर होगी। तो ये इसकी एप्लीकेशंस हैं। थैंक यू।